विशाल वाघ सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल वाघ का जरा करते हैं स्वागत। सर वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सर आज आपके पास समय है निवेशकों के बताने के लिए, तो फिर मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगी पोर्टफोलियो को लेकर। सर जहाँ पे हमने चर्चा पिछली बार रोकी थी, तो मैं आपको चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और जो है यहाँ पे बता दें कि कैसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए पोर्टफोलियो बनवाने के लिए, या फिर डाइवर्सिफाई करके हमें कैसे अपने पोर्टफोलियो को सेफ ट्रेड करके आगे लेके जाना है। मैडम आप कौन सा भी इंडाइसेस देखो तो उसमें एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है, जैसे बैंकिंग इंडेक्स नहीं है। अपने जो मेजर इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है, या निफ्टी है, तो उसमें कहीं भी 7 to 9 सेक्टर 10 सेक्टर्स होते हैं अगर मिसलेनियस में छोड़ दूं तो। और हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ एलोकेशंस होते हैं। ओके, और उसकी वजह से हम लोग एक बैलेंस, जो वो इंडेक्स में प्रोग्रेशन या जब भी वो करेक्शन में आता है तो एक बैलेंस उसमें देखते हैं हम लोग हमेशा। तो वही चीज हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो की भी साथ करनी चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 7 to 8 सेक्टर्स हो, हर एक सेक्टर पे एलोकेशन हो, कुछ ना कुछ एलोकेशन हो। जो जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है डेफिनेटली उस पे हाइयर एलोकेशन होगा, बट वो उतना भी हाइयर नहीं हो कि जो हम लोगों ने बेंचमार्क लिया हुआ है उससे ज्यादा हो जाए, मतलब उससे बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ कि फिनेंशियल्स जो है निफ्टी, बैंकिंग प्लस एनबीएफसी, ये दोनों मिलके हम लोगों ने देखा जाएगा तो 30% एलोकेशन निफ्टी में है। अगर मैं फिनेंशियल्स पे कहीं भी 50% 60% से ज्यादा एलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो में रखता हूं तो वो मेरी फिनेंशियल हेल्थ के लिए खराब रह सकता है। स्पेसिफिकली हम लोग अगर पिछले 6 महीने देखें तो बैंकिंग ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। ओके, तो ये तरीके से अपने को देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, उसमें डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा एलोकेशन अपने को रखना पड़ेगा। लेकिन जो सेक्टर आउट परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, लेकिन वो सेक्टर में कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक डेफिनेटली होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक बैंकिंग में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो अपने को वो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करने चाहिए। तो ये तरीके से होता है सेक्टर मैनेजमेंट के, जहाँ पे इंडाइसेस में एक पर्टिकुलर रोटेशन चल रहा है, वही पर्टिकुलर हम लोग उसके आजू बाजू मतलब प्लस माइनस एक रेंज डिसाइड कर ले 4 या 5% की, और वही रेंज में हम लोग उसको रखे। तो उसकी वजह से ये होता जाता है कि पोर्टफोलियो अपना थोड़ा थोड़ा बैलेंस होते चलता है। जी नहीं तो होता ये है कि शुगर कंपनी चलनी चालू हो गई, मैंने पूरा 70 70 80% एलोकेशन एक ही सेक्टर को कर दिया। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन में दो चीजें आई, एक तो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा है सेक्टर स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन। तो सेक्टर स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन मैंने कवर किया हुआ है। और फिर वो सेक्टर में की स्क्रिप्ट्स आएगी, डेफिनेटली एक सेक्टर में मुझे 2 या 3 स्क्रिप्ट चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में। मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वैसे होता भी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो, कि जहाँ पे हम लोग लिमिटेड चीजें लेते हैं। लेकिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जब हम लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा रखते हैं, तो हर एक सेक्टर में मुझे 2 3 स्टॉक मेरे होने चाहिए जहाँ पे हम लोग एलोकेशन करें। तो ये चीज होनी चाहिए। थर्ड चीज जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं कोरिलेशन बिटवीन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट और सेक्टर टू सेक्टर जी विद द बेंचमार्क। तो वो कोरिलेशन क्या है? ओके, स्क्रिप्ट का एक दूसरे के साथ और स्क्रिप्ट का बेंचमार्क के साथ। तो जितना लोअर कोरिलेशन रहेगा उतना मेरा पोर्टफोलियो इफेक्टिव रहता है। तो वो कोरिलेशन अपने को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी अपने को। जो बेंचमार्क है उसमें जैसा डाइवर्सिफिकेशन यूज किया है, एटलीस्ट वैसा डाइवर्सिफिकेशन करने का ट्राई किया जाए। जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है उसमें थोड़ा सा ज्यादा आप एलोकेशन कर सकते हो, और एवरी सेक्टर का 2 या 3 स्क्रिप्ट एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में चाहिए। प्लस बिल्कुल। चौथा जो चीज है कि जहाँ पे को रिलेशन है वो को रिलेशन अपना थोड़ा सा अलग रहे, मतलब कम रहे को रिलेशन एक दूसरे के साथ। नहीं तो होगा ये कि मार्केट अगर बढ़ता रहेगा तो मेरे सब स्क्रिप्ट बढ़ती रहेगी, मार्केट अगर साइडवेज हो जाएगा तो मेरी सब स्क्रिप्ट साइडवेज हो जाएगी, और मार्केट अगर डाउन जाएगा तो सब स्क्रिप्ट डाउन जाना चालू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर मुझे ऐसा स्क्रिप्ट बनाना है पोर्टफोलियो, तो मैं फिर इंडेक्स ही बाय क्यों नहीं? जी मुझे ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे। तो आउट परफॉर्मेंस का लॉजिक मुझे वहां पे क्लियर होना चाहिए। प्लस मेरे स्टॉक जो होने चाहिए वो वही हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए। जो फिफ्थ बिल्कुल। पार्ट है पोर्टफोलियो का, वो ये है कि कल अपना प्रोग्राम के बाद मुझे एक दो लोगों के फोन भी आए थे बाकायदा,
जी। और उन्होंने पूछा था कि सर हमारे पास लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया, आप तो 10 लाख रुपया मिनिमम बोल रहे हो कि उतना चाहिए। तो होता ये है 2-3 लाख रुपए के साथ अगर आप इक्विटी मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने जाओगे तो नॉर्मली वो एक या दो तीन स्क्रिप्ट में फिनिश हो जाएगा, 4 स्क्रिप्ट में फिनिश हो जाएगा, वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। और बिल्कुल। होता ये है कि 3 लाख में अगर मैं बोलूँ कि 30 स्क्रिप्ट ले लो, 10-10 हजार का हर एक स्क्रिप्ट आप लोगे तो उसका कॉस्टिंग के हिसाब से वो करोड़ता भी नहीं है। जी। ओके, तो इससे तो अच्छा है मैं कोई अच्छा खासा म्यूचुअल फंड लूं, जो मेरा रिसर्च बेस है, उधर से मैं म्यूचुअल फंड उठाऊं, या मैं मार्केट में थोड़ा सा इंक्वायरी करके टॉप दो या तीन म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डाइवर्सिफाई कर दूं। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन का तरीका है। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, और वो सब चीजों का एक्सपीरियंस लेने के बाद और उनके पास सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं कि जहाँ पे वो खुद रिसर्च करे, सब वो चीज करे, और उसका बेनिफिट फिर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर है वो उठा सकता है। ठीक है। तो ये केस में जहाँ पे फंड साइज कम है, तो वहां पे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में आपका फंड एलोकेट कीजिए, और वहां से फिर डाइवर्सिफिकेशन का और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा उठाइए। जी। क्योंकि 3 लाख बिल्कुल। पे अगर मैं ट्रेडिंग करने जाऊंगा तो मेरे लॉसेस ज्यादा होंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे। जी, बिल्कुल सर। एंड सर फिर अगर हम मैक्सिमम अगर पोर्टफोलियो की बात अगर हम ना करें, इन्वेस्टर्स अगर इस वे से आना चाहते हैं, आपने पिछली बार कहा था कि अभी ना ही आए तो बेहतर है, लेकिन अगर लोग शुरुआत करना चाहते हैं तो मैक्सिमम किन फंड्स के साथ उन्हें कितने फंड्स के साथ जो है शुरुआत करनी चाहिए, या फिर एक बेसिक रूल्स क्या होते हैं कि इक्विटी मार्केट के अंदर एंटर होने से पहले, आप उसके बारे में प्लीज कुछ बताएंगे? मैडम मैम ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि इन्वेस्टर को मार्केट में नहीं आना चाहिए। इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है। तो इन्वेस्टर को मार्केट में आना ही चाहिए। ऐसा कोई लेवल मार्केट में डिसाइडेड नहीं है कि ये टॉप है या ये बॉटम है। ओके, मार्केट मार्केट के हिसाब से चलता रहेगा, और फिर अपने को उसके मार्केट के हिसाब से अगर हम चलना चालू करें तो अपने को पैसा जरूर बनता है, अपॉर्चुनिटी जरूर होती है। तो मैं फंड साइज वापस वही कहूंगा कि एटलीस्ट उसके पास 5 से लेके 10 लाख के ऊपर का फंड हो, और वो जो फंड है उसका कम से कम 5 या 6 सेक्टर में एलोकेशन करे, तो ही उसको आने वाले टाइम फ्रेम में पैसा मिल सकता है। अगर उन्होंने लोअर डाइवर्सिफिकेशन किया तो उधर हमेशा डाउन साइड का रिस्क बना रहेगा। जी, बिल्कुल। तो फिर ऐसे डाउन साइड का रिस्क ना बना रहे, आप उस अकॉर्डिंग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्कशन कर लीजिएगा अपने एनालिस्ट के साथ, या फिर अपने कुछ फाइनेंशियल गाइडेंस जो दे सके आपको प्रॉपरली नियर टर्म में, और उनके साथ एक बार इन सारे जांच पड़ताल करने के बाद, अच्छी खासी चर्चा करने के बाद सवाल पूछिए। मैं सबसे पहली चीज ये करना चाहूंगी, सवाल पूछिए। जितने सवाल आप पूछेंगे उतना आपका जो है क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन आपको मिलता जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका होने का, और ये ऐसे क्यों हो रहा है, और हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ये 4 सवाल बेशक आपको यहाँ पे पूछने ही चाहिए। हम भी पूछते हैं, आप भी पूछिए। सवाल पूछेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली आप जो है अपना पैसा जो है बढ़ाते भी जाएंगे, और यहाँ पे बचाते भी जाएंगे, हम कह सकते हैं। क्योंकि इक्विटी मार्केट जैसे सब जानते हैं कि मुनाफा वसूली के टाइम पे प्रॉफिट्स ले लेता है, इधर दिन देने से। ये गलत राय है आपकी, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वैसी नहीं होती है, इस वजह से आपको नुकसान होने के यहाँ पे चांसेस दिखते हैं। तो सर चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे इंडेक्स बेस्ड हो जाती हूँ, अब इक्विटी मार्केट्स की तरफ हम लोग अब आ जाते हैं। एंड आपसे सर एक हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, देवका ठाकुर ये पूछ रहे हैं, सर आपने कितने फंड्स के साथ इन्वेस्टिंग की थी? मैडम हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स और उसमें ही होता है, क्योंकि आप भी जानते हो सेबी सेबी के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका डिस्क्लोजर्स होता है। तो हम लोग एट दिस मोमेंट हम लोगों का मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में है नहीं। जो भी इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत मेरा म्यूचुअल फंड में ही है। मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट में खुद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, और बहुत सारा टाइम हम लोग टाइमली बेच नहीं पाते या टाइमली एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो वो जी। हिसाब से हमारा मेरा एट दिस मोमेंट कोई एलोकेशन मार्केट में नहीं है। सेबी के रूल्स के हिसाब से मुझे डिलीवरी बेस ही काम करना पड़ता है। तो नॉर्मली मैं वो चीजों को अवॉइड करता हूँ। डिलीवरी उसमें 6 महीना, 1 साल, 2 साल कुछ भी हो सकता है। तो टाइमली एग्जिट और एंट्री कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं करते हैं। और प्लस हम लोगों के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके दायरे में रह के हम लोगों को काम करना पड़ता है।
बिल्कुल सर, इस चीज के आपने बारे में बताया जरूर। तो आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे सर। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो आप कौन से वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है निवेश करके जाते हैं? हाइब्रिड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर आपके कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग यहाँ पे करके जाते हैं? मैं नॉर्मली प्रीफर करता हूँ, एक तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो, या दूसरा जो है मल्टी कैप, जो अभी फ्लेक्सी कैप बन गया है। तो मैं फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप, ये दोनों में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट प्रीफर करता हूँ। मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट प्रीफर नॉर्मली नहीं करता हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप 5-6 साल में 1 या 2 साल चलती है। जी ठीक है, और मेरा इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है वो एसआईपी है, जो सबसे सेफर पैटर्न है। जी ओके, तो वही पैटर्न पे चलिएगा। लमसम इन्वेस्टमेंट तभी करनी चाहिए मार्केट में जब मार्केट में अच्छा खासा 30-40-50% का करेक्शन हम लोग देखे, जो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा। वो टाइप का करेक्शन हो तो ही मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो एसआईपी का बेस्ट तरीका है, जहां पे आप मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ सेविंग भी करते चलते हो, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डेबिट हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट वन साइड बाय साइड चलता रहता है। तो दैट इज बिल्कुल। द बेस्ट पार्ट के यू सिलेक्ट गुड म्यूचुअल फंड। जो आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे या कहीं पे भी सर्च करोगे तो क्रिसल के रैंकिंग आ जाता है, बहुत सारी कंपनीज रैंकिंग करती है, मेरा भी कंपनी रैंकिंग करता है म्यूचुअल फंड का। तो उसके हिसाब से जो 3-4 टॉप के म्यूचुअल फंड मिले वहां पे बायफरकेट करके एसआईपी कीजिएगा, अगर आपका फंड साइज कम है तो। जी ठीक है। बिल्कुल। तो फिर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत जो है चर्चा हो चली है। एंड सर ने कहा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, और सर इसी टाइप के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। एसआईपी की भी सर आपने बात की, मैं जरूर जानना चाहूंगी इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए हम इस चर्चा को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट से हटकर अगर हम बात करेंगे तो हमारे दर्शक भी जो है थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो सर मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर आपकी कोई पिक्स है तो पहले आप वो बता दीजिए, और अगर नहीं तो फिर मैं सीधा सीधा आपसे सवाल ही ले लूँ। जो मेरे पिक्स है उसमें पहला पिक्स है मेरा फिनोलेक्स पाइप में 178 के स्टॉप लॉस से बाय करना, अभी 194 चल रहा है। यहाँ से हम लोग ऊपरी साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं 240 से 250। टाइम जोन इसका 1 से लेके 2-2.5 महीने का टाइम जोन इसमें लग सकता है। ओके, तो आप एक क्वार्टर का टाइम जोन पकड़ लीजिए, 1 से लेके 3 महीने इसमें जा सकता है। मेरा दूसरा पिक जो है वो है गुजरात गैस अभी 630 पे चल रहा है, इसमें मुझे 590 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट मेरा 720 पहला रहेगा, 780 दूसरा टारगेट रहेगा। ये ठीक दो है सर। मेरे आज के लिए पिक है। तीसरा पिक मेरा ब्रिगेड है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, जो 416 पे चल रहा है। उसका स्टॉप लॉस 380 रहेगा, टारगेट साइड में ये 500 प्लस जा सकता है, ये पोजिशनल ट्रेड है। ठीक है, तो फिर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के ऊपर सर बात कर रहे थे यहाँ पे उन्होंने, और 3-4 स्टॉक्स यहाँ पे बता दिए सर, एक ही साथ सारी चीजें बोल देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हमें जो है यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको लेवल्स एक बार यहाँ पे जस्टिफाई कर देती हूँ आपके लिए। फिनोलेक्स का पहले तो सर ने बताया टारगेट, स्टॉप लॉस मुझे भी नहीं ध्यान में आया सर, आप प्लीज स्टॉप लॉस एक बार वन रिटर्न। सेवेंटी 178 का स्टॉप लॉस है मैडम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 178 का आप लगा सकते हैं। उसके अलावा गुजरात गैस का फिर भी हमने नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे जो है आपके लिए टारगेट है 720 780 तक का, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 590 का, और लास्ट एक जो काउंटर सर ने बताया ब्रिगेड का 300 का स्टॉप लॉस, 500 प्लस की टारगेट, यहाँ पे आप जो है इनमें निवेश करके मैडम, जा सकते हैं। मैं जी ब्रिगेड का एक टाइम वापस रिपीट कर देता हूँ, अभी चल रहा है 417, ये लेवल पे बाय करना चाहिए, 380 का स्टॉप लॉस है, और ऊपर के लेवल पे हम लोगों को ब्रिगेड आते हुए आने वाले समय में कहीं ना कहीं 500 प्लस दिख सकता है। जी बिल्कुल सर। तो इसका स्टॉप लॉस एक बार रिवाइज कर देते हैं, 300 की जगह 380 का स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट जो है यहाँ पे सर बता रहे हैं 500 प्लस जो है यहाँ पे जाने की इसकी आशंका पूरी पूरी यहाँ पे संभावना हमें दिख रही है। सर आगे बढ़ते हैं, फिर अब सवाल ही ले लेती हूँ मैं आपसे। एक और काउंटर मैं लेके आना चाहती हूँ आपके सामने, ये है आरबीएल बैंक का काउंटर। इन्होंने बाय कर रखा है 220 पर, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? एक मिनट मैडम, आरबीएल बैंक ना, मैडम आप चार्ट लगाइए, मेरा सॉफ्टवेयर अभी बंद हुआ है। जी जी सर, आरबीएल बैंक का चार्ट।
आरबीएल बैंक में अभी देखा जाएगा मैडम, तो इसमें एक्चुअली सब बैंकों में दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट बैंक। ओके, अभी एट दिस मोमेंट एक बाउंस बैक दिख रहा है मेरे हिसाब से। ये इंट्राडे चार्ट है, डेली चार्ट लगा दीजिएगा इसका। इसका डेली चार्ट एक बार मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लगा दीजिए। सर यहाँ पे 5 डेज का चार्ट आपके स्क्रीन पर है, 1 डे का करवा दूं? ओके, हाँ डेली का करवा दीजिए उसको। ओके, जी। अभी आप देखिए चार्ट में अभी भी निगेटिविटी बनी हुई है इसमें, तो इसमें प्रैक्टिकली इसको जिसके पास अगर जिसने लिया हुआ है उसको 170 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है तो होल्ड कर सकता है। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो रहे ऊपर का टारगेट लिमिटेड है, इसको अवॉइड करे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो फिर जो फंसे हुए हैं सर आपके लिए जो है स्टॉप लॉस रहेगा 170, और फ्रेश जो है उनको एंटर यहाँ पे नहीं करना है। इस चीज का भी आप ध्यान जो है बनाकर रख के चल सकते हैं। आरबीएल बैंक के ऊपर ये सर की राय थी। सर एक और काउंटर है यहाँ पे बजाज फाइनेंस का, इसके ऊपर मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी। बजाज फाइनेंस का ऊपरी टारगेट 81,000 का, 8100 का है। अभी बजाज फाइनेंस जो चल रहा है वो 7920 का चल रहा है। 8100 तक का लेवल है बजाज फाइनेंस का। इसमें तेजी करके ही चलना है। एवरी डाउन साइड, एवरी डीप इज अ बाय। 7700 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे 8100 का पहला टारगेट है। 81 कट करता है तो कहीं ना कहीं ये 5 फिगर में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 81 का अगर ये कट कर रहा है तो सर कह रहे हैं कि 5 फिगर्स तक भी जा सकता है, मतलब 10,000 के ऊपर, ये 1,000 यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे भी आपको ये दिख सकता है। 10,000 के ऊपर भी सर कह रहे हैं कि ये स्टॉक अभी जाने की यहाँ पे क्षमता रखता है। तो आप ध्यान रखिएगा, बजाज फाइनेंस के ऊपर भी जिन्होंने पूछा था, सर की तरफ से क्लियर कट ये रिकमेंडेशन है। एक और काउंटर है सर लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको 400 500 के लेवल पे पॉइंट आउट किया था। नाउ इट इज वेरी कॉस्टली एंड आई वोंट सजेस्ट इट टू एनीबॉडी एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो फिर लिंडे इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो आप जो है इस पे ऊपर ध्यान बना के रख सकते हैं। सर एक और काउंटर है रिलायंस का, तो आप उसके ऊपर भी एक बार अपना व्यू पॉइंट दे देंगे। रिलायंस में मैंने कल ही एक नोट कहीं राइटअप करके दिया था। यहाँ से रिलायंस का टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 2700 के लेवल का बन चुका है। 2700 2750 तक रिलायंस ऊपर में जा सकता है। स्टॉप लॉस में आप 2350 के स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में 2750 तक के टारगेट्स है। रिलायंस में जो 10 महीने का जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो ओवर करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया हुआ था। वो ब्रेकआउट का भी उसने एक शॉर्ट टर्म करेक्शन कंप्लीट किया हुआ है और यहाँ से 2750 का लेवल इसका ओपन हो चुका है। ठीक है, तो 2750 तक के लेवल्स के लिए आप जो है रिलायंस को होल्ड करके जा सकते हैं। 2350 का रहेगा स्टॉप लॉस। आप इस चीज को भी एक बार को ध्यान में रख के चले। एक और है सर काउंटर, ये है एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग के बारे में भी आपका व्यू पॉइंट मैं जरूर लेना चाहूंगी। मैडम, ब्रोकिंग काउंटर जो भी है, अभी हम लोग भी ब्रोकर है तो नॉर्मली हम लोगों ने कमेंट नहीं करना चाहिए, बट आप भी जानते हो कि पिछले पूरे साल में जितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जी। डीमैट अकाउंट, उसके हिसाब से जो बिजनेसेस बढ़ने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, वो हिसाब किताब ध्यान में रखे एंजल जैसे काउंटर में बाय ही रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप जो है कह रहे मैं हैं कि कोई लेवल पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कोई सेम सेक्टर वाला कंपनी है। तो आई वोंट कमेंट ऑन पर्टिकुलर लेवल्स और समथिंग लाइक दैट, बट नॉर्मल बिजनेस जो चीज का है वो बिजनेस बढ़ने की ही आसार है और वो हिसाब से बाय करके ही चलना चाहिए। इतना मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है, तो फिर एक अच्छा काउंटर सर को लग रहा है। सर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, दायरे हैं कुछ, उस हिसाब से वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट इतना इन्होंने कहा है कि कीप इन्वेस्टेड, इट्स अ गुड काउंटर फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एक और काउंटर है सर इसी के साथ, ये है मैकडोवल। इसके ऊपर भी मैं आपका जानना चाहूंगी क्योंकि ये वीक दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसके ऊपर हम आपका कमेंट जरूर जानना चाहेंगे। एमसीडी। मैडम, एक अच्छे खासे रैली के बाद मैकडॉवेल ने एक करेक्टिव, मैकडॉवेल वीक कहाँ पे है? मैकडॉवेल तो अभी 802 चल रहा है। इट इज ऑलरेडी इन गेन। आई फील के यहाँ से भी एक ऊपर की लेवल बन सकती है इसमें। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, ये मैकडोवेल होल्डिंग्स की नहीं, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें, इसका कोड है हम्म, मैकडोवेल।
हाँ, मैं मैकडॉल की बात कर, मैं भी यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहा हूँ जो 802 चल रहा है अभी, राइट? जी सर, ये हाँ, अभी मेरे 802 चार्ट जी। आपके टर्मिनल पे कुछ गलत दिखा रहा होगा। इट इज 801, 802। मैडम ऊपरी स्तरों से 1-2 रुपए का मोमेंटम आया हुआ है, उसमें ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो चार्ट बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर में कहीं ना कहीं 900 रुपया, 900, 950 तक भी ये बेट अभी जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें 750 का होना चाहिए। जिस किसी को भी न्यू एंट्री करनी चाहिए उन्होंने 780 के लेवल पे एंट्री करना चाहिए। तो यहाँ पे बाइंग का लेवल सर बता रहे 780 का रहेगा सर, इसकी चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है? यहाँ तो ऊपर में 900 रुपए तक की प्रोबेबिलिटी इसमें बन रही है मैडम। ठीक है, आंसर ये टारगेट कितने दिनों में अचीव होगा? अगर ये हमारे मधुसूदन पुजारा जी पूछ रहे हैं कि एक वीक के अंदर मैं इसका टारगेट क्या कंसिडर करके चलूं यहाँ पे? एक वीक में मैडम नॉर्मली उसका मोमेंटम देखा जाए तो 5 या 6% का मोमेंटम है, तो 840, 850 का टारगेट आप रख सकते हो डेफिनेटली। लेकिन ये फिर एक्सपायरी बेसिस पे, मतलब अगले वीकेंड तक आप रख सकते हो टारगेट, उसमें उतना उससे ज्यादा टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यूबीआई का यही काउंटर रहेगा, 840 तक का लेवल आपको 1 वीक के अंदर मिल सकता है, लेकिन आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 900 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें समय दिया, काफी मजा आया आज आपसे बातचीत करके यहाँ पे। और जैसे हमने देखा कि इतनी सारी चीजों के ऊपर चर्चा हुई, आज हमने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी बात की, और साथ ही हमने एक कम्युनिटीज के ऊपर भी थोड़ा बहुत आपसे व्यू पॉइंट जाना, और साथ ही आपका इंडेक्स के ऊपर जो व्यू पॉइंट था उसके साथ भी बातचीत करके काफी ज्यादा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें समय दिया। और मैं जाते जाते सिर्फ यही एक चीज शोकेस करना चाहूंगी, जो रहेगा सर का नंबर और सर की वेबसाइट का ये एक फ्लैश है, जो आपको अगर चाहिए तो पोर्टफोलियो के लिए आप सर के साथ डायरेक्ट चाहें तो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें समय दिया एंड काफी मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट मैम।